नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो बच्चों, आपका एक बार पुनः मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को विलियन चैप्टर में डे 9 की क्लास के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज अपन लोगों को परासरण दाब से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ना है। तो परासरण दाब से संबंधित नियम जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज ये बताना चाहूंगा। जैसे बेटा अपन लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में कि जिस प्रकार सभी आदर्श गैसें बॉयल तथा चार्ल्स के नियम का पालन करती हैं, जिस प्रकार सभी आदर्श गैसें बॉयल तथा चार्ल्स के नियम का पालन करती हैं, उसी प्रकार बेटा आदर्श विलयन भी इन नियमों का पालन करते हैं। बेटा उसी प्रकार आदर्श विलयन भी इन नियमों का पालन करते हैं। तो परासरण दाब के जो नियम है बेटा वो दो है। परासरण दाब को अपन लोग पाई से लिखते हैं और चाहे तो पी से भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। पाई लिख सकते हैं, आप पी लिख सकते हैं। परासरण दाब के दो नियम है बेटा। तो वैज्ञानिक वॉन्टहॉफ ने बताई थी ये चीज। वैज्ञानिक वॉन्टहॉफ ने क्या बताया था बेटा कि जिस प्रकार सभी आदर्श गैसें बॉयल तथा चार्ल्स के नियम का पालन करती हैं, उसी प्रकार आदर्श तनु विलयन भी बेटा इन नियमों का पालन करते हैं। क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। तो पहला है बॉयल वॉन्टहॉफ नियम, ठीक है, और दूसरा है चार्ल्स वॉन्टहॉफ नियम। अपन को सबसे पहले पढ़ना है बेटा बॉयल वॉन्टहॉफ नियम क्या है। तो ध्यान से समझिए बेटा, बॉयल वॉन्टहॉफ नियम क्या है। स्थिर ताप पर, ताप कैसा रहेगा हमारा, स्थिर। ताप कैसा रहेगा बेटा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। स्थिर ताप पर किसी आदर्श विलयन का या आदर्श तनु विलयन का जो परासरण दाब होता है बेटा वो उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है बेटा, स्थिर ताप पर किसी आदर्श विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। बेटा स्थिर ताप पर किसी आदर्श विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। बेटा स्थिर ताप पर किसी आदर्श विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब P समानुपाती C। बेटा P यहाँ पे क्या है, परासरण दाब। C क्या है, विलयन की सांद्रता। बेटा समानुपाती का चिन्ह आया, कांस्टेंट आ गया K, ठीक है ना। K क्या है हमारा, एक नियतांक है। K क्या है बेटा, एक नियतांक है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो K बराबर क्या हो जाएगा जरा बताओ, P अपॉन C, ठीक है ना। या आप इसे ऐसे लिख लो बेटा, P अपॉन C बराबर K, और K बराबर क्या होता है मैंने बता दिया, नियतांक। मतलब बेटा ये कांस्टेंट होता है। तो दूसरी परिभाषा क्या बन जाएगी, स्थिर ताप पर किसी आदर्श विलयन के परासरण दाब और उसकी सांद्रता का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे बॉयल वॉन्टहॉफ नियम कहते हैं। एक बार फिर सुनो बेटा, वैज्ञानिक वॉन्टहॉफ ने बताया कि स्थिर ताप पर किसी आदर्श विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी बेटा स्थिर ताप पे P समानुपाती C हो गया। हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया, एक कांस्टेंट आ गया K। K क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट या नियतांक, ठीक है। बेटा हमने क्या करा, C को उठा के नीचे लाया, तो P अपॉन C बराबर क्या हो जाएगा हमारा, नियतांक मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो बेटा अपन लोग लिख सकते हैं P अपॉन C बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर क्या है, कांस्टेंट। दूसरी परिभाषा लिखी जा सकती है, स्थिर ताप पर किसी आदर्श विलयन के परासरण दाब और उसकी सांद्रता का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे बॉयल वॉन्टहॉफ नियम कहते हैं। बेटा इंग्लिश वाले सुन लें, एट साइंटिस्ट वॉन्टहॉफ सजेस्टेड दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी आइडियल सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। या बेटा सेकंड डेफिनेशन क्या बन सकती है, मैंने आपको बताया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the ratio of osmotic pressure and concentration of ideal solution is always constant. This law is named as the Boyle-Wandt law. आ गया सबको समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अगर आप लोग बेटा P और C के बीच में आप ग्राफ खींचना चाहते हैं, P और C के बीच में अगर आप ग्राफ खींचना चाहते हैं तो बेटा ये बनेगा, मतलब कंसंट्रेशन प्रेशर इंक्रीज, कंसंट्रेशन इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, कंसंट्रेशन इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, कंसंट्रेशन इंक्रीज। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, ठीक है। अब अपन को पढ़ना है चार्ल्स वॉन्टहॉफ नियम। ये भी वैज्ञानिक वॉन्टहॉफ ने दिया था बेटा, ठीक है। चार्ल्स वॉन्टहॉफ नियम भी किसने दिया था, वैज्ञानिक वॉन्टहॉफ ने दिया था। और इन्होंने क्या बताया था बेटा कि स्थिर आयतन पर, आयतन कैसा रहेगा, स्थिर, वॉल्यूम कैसा रहेगा बेटा, कांस्टेंट। स्थिर आयतन पर किसी आदर्श विलयन का जो परासरण दाब है वो परम ताप के समानुपाती होता है। बेटा स्थिर आयतन पर किसी आदर्श विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। बेटा स्थिर आयतन पर आदर्श विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है, ठीक है। सेम वही कहानी, परासरण अपन ने समानुपाती का चिन्ह हटाया, K आ गया। K क्या है बेटा हमारा, नियतांक है या कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट, ठीक है। अच्छा तो ये क्या बन जाएगा, P अपॉन T बराबर क्या हो जाएगा बेटा, K। मतलब दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर किसी आदर्श विलयन के परासरण दाब और परम ताप का अनुपात एक नियतांक होता है,
और यह नियम चार्ल्स वॉन हॉफ नियम कहलाता है। ठीक है ना बेटा, क्या लिखना है, स्थिर आयतन पर किसी आदर्श विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर आयतन पर किसी आदर्श विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है बेटा, समानुपाती P समानुपाती T हो गया, समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया K। बेटा T को उठा के हम नीचे लाए तो P अपॉन T बराबर क्या हो जाएगा हमारा K। तो हम दूसरी परिभाषा क्या बोल सकते हैं बेटा कि स्थिर आयतन पर किसी आदर्श विलयन के परासरण दाब एवं परम ताप का अनुपात एक नियतांक होता है। कोई दिक्कत इसमें बेटा, इंग्लिश में समझ जाए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ एनी आइडियल सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी आइडियल सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा हमारा K, और T को उठा के नीचे लाएंगे तो P अपॉन T बराबर K। तो दूसरे वर्ड्स में अपन क्या बोल सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम the ratio of osmotic pressure and absolute temperature of any ideal solution is always constant, और this law is named as the Charles von Hoff law। बेटा अगर आप इसमें ही कोई है कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर ये ग्राफ बनाते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो आप ये देखेंगे बेटा जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज, ये फिनोमेना चलती जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये दोनों लॉस समझ में आ गए बेटा। तो अब अपन लोगों ने पढ़ लिया है बेटा बॉयल वॉन हॉफ नियम और चार्ल्स वॉन हॉफ नियम पढ़ लिया है। अब अपन को पढ़ना है आदर्श विलयन समीकरण क्या होता है बेटा, आदर्श विलयन समीकरण क्या होता है, आदर्श विलयन समीकरण। तो ध्यान से देखेंगे बेटा सभी लोग आदर्श विलयन समीकरण। मैंने अभी हाल आप लोगों को पढ़ाया बेटा बॉयल वॉन हॉफ नियम और चार्ल्स वॉन हॉफ नियम। बॉयल वॉन हॉफ नियम के अनुसार क्या हो गया, P समानुपाती C, और चार्ल्स वॉन हॉफ नियम के अनुसार क्या हो गया, P समानुपाती T। बेटा मैंने समीकरण 1 और 2 दोनों को मिला दिया, तो क्या समानुपाती है, P समानुपाती CT। P परासरण दाब, या आप इसे पाई भी लिख सकते हैं, C कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, और T परमताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है बेटा, समानुपाती का चिन्ह हटाया, एक कांस्टेंट आ गया हमारा SCT। S हमने यहाँ पे मान लिया ये है बेटा हमारा विलयन नियतांक। क्या है ये, विलयन नियतांक। ठीक, सॉल्यूशन कांस्टेंट हमने क्या मान लिया बेटा, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट। बेटा फिर समझना, P समानुपाती C बॉयल वॉन हॉफ नियम के अनुसार, P समानुपाती T चार्ल्स वॉन हॉफ नियम के अनुसार। हमने दोनों को मिला दिया तो बेटा P समानुपाती CT हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा बेटा S, तो P बराबर हो जाएगा SCT। S क्या है हमारा बेटा, विलयन नियतांक। ठीक है, क्या हम इसे समझाने के लिए ऐसे लिख लें, P बराबर CST। क्यों लिखा, C बराबर, C सांद्रता है, सांद्रता बराबर क्या होता है बेटा, मोल बटे आयतन लीटर में। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, N अपॉन V ST, और V का आप यहाँ गुणा कर दो तो जाएगा PV बराबर NST। ये आता है आदर्श विलयन समीकरण, PV बराबर NST। और ये N बराबर यदि 1 मोल ले लिया जाए, कितना मोल ले लिया जाए बेटा, 1 मोल, तो PV बराबर फॉर्मूला आ जाएगा हमारा ST। ये भी कहलाएगा आदर्श विलयन समीकरण। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। ठीक है बेटा, PV बराबर NST भी हमारा आदर्श विलयन समीकरण है, PV बराबर ST भी आदर्श विलयन समीकरण है, लेकिन 1 मोल के लिए। ठीक है, और बेटा अपन जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, भार बटे अणुभार। तो PV बराबर, नेक्स्ट फॉर्मूला बन सकता है PV बराबर W अपॉन M ST। और इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इन तीनों को बोला जाता है बेटा आदर्श विलयन समीकरण। आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा बेटा। फिर देखो एक बार आदर्श विलयन समीकरण में क्या लिखना है बेटा, जब बॉयल वॉन हॉफ नियम और चार्ल्स वॉन हॉफ नियम को आपस में मिला दिया जाता है। कैसे, बॉयल वॉन हॉफ नियम क्या था बेटा हमारा, P समानुपाती C। चार्ल्स वॉन हॉफ नियम क्या था हमारा, P समानुपाती T। बेटा हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया तो P समानुपाती क्या हो गया, CT। बेटा P परासरण दाब है, C हमारी सांद्रता है, और T हमारा टेम्परेचर है। ठीक है, अच्छा हमने क्या करा, सॉरी एब्सोल्यूट टेम्परेचर परमताप है बेटा। अब हमने क्या करा, समानुपाती का चिन्ह हटाया, कांस्टेंट आ गया S। S है हमारा सॉल्यूशन कांस्टेंट यानी विलयन नियतांक बेटा। ठीक है, अच्छा तो P बराबर हम CST लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, वो तो इनटू में चाहे जिसे आगे चाहे जिसे पीछे लिख दो। ठीक है, तो C बराबर क्या होता है, N अपॉन V, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो हमने N लिए क्या रख दिया बेटा अपना, N अपॉन V रख दिया। हमने क्या रख दिया, N अपॉन V रख दिया।
ठीक, V का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, क्या हो जाएगा PV बराबर NST। ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसे आदर्श विलयन समीकरण बेटा आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर n का 1 मोल ले लिया जाए, n का मान कितना हो जाए 1 मोल, तो फॉर्मूला है PV बराबर ST। बेटा इसे भी अपन लोग आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन आदर्श विलयन समीकरण कहते हैं। और n बराबर हम जानते क्या होता है बेटा W अपॉन m, भार बटे अणुभार। तो तीसरी इक्वेशन बन जाएगी PV बराबर W अपॉन m ST। तीसरी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं बेटा, W बराबर W अपॉन m ST। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 ये तीनों कहलाती हैं बेटा आदर्श विलयन समीकरण। आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब अपन लोगों को पढ़ना है बेटा समपरासरी विलयन। इसी में अपन जानते हैं कि समपरासरी विलयन क्या होते हैं। समपरासरी विलयन क्या होते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। ठीक है, नाम से मालूम पड़ा, सम माने समान, परासरी यानी परासरण दाब। तो जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं स्थिर ताप पर, उन्हें अपन बोलते हैं बेटा समपरासरी विलयन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो माने सेम, टॉनिक यानी प्रेशर। कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो बेटा ध्यान से क्या लिखना है। मान लिया हमने कि हमारे दो सॉल्यूशन हैं। कितने सॉल्यूशन है, दो। पहले का परासरण दाब बेटा P1 है, दूसरे का परासरण दाब P2 है। पहले का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का वॉल्यूम V2 है। पहले विलयन की संख्या N1 है, दूसरे विलयन की संख्या N2 है। ठीक है, तो आदर्श विलयन समीकरण हमने पढ़ा है बेटा क्या होता है, PV बराबर NST। तो हमने मान लिया पहले विलयन के लिए P1 V1 बराबर N1 ST। ठीक है, और दूसरे विलयन के लिए हो जाएगा हमारा P2 V2 बराबर N2 ST। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 या अभी आगे बोल देंगे। यहां से P1 का मान निकाला तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, N1 अपॉन V1 ST। ऐसे बेटा यहां से हमने P2 का मान निकाला तो क्या हो जाएगा, N2 अपॉन V2 ST। ठीक है, अच्छा बेटा S पे हमने S1 T1 क्यों नहीं करा, S क्या है, एक नियतांक। कौन सा नियतांक, विलयन नियतांक। और T क्या है, ताप। ताप हम पहले ही बोल चुके बेटा स्थिर, हमने पहले ही बोल दिया स्थिर ताप पर। ताप कैसा रहेगा, स्थिर। हमने परिभाषा बोली स्थिर ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं, स्थिर ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। इसलिए हमने S1 T1 और S2 T2 नहीं करा है। ठीक है, अच्छा बेटा परिभाषा क्या कह रही, स्थिर ताप पर। क्या कह रही है परिभाषा, स्थिर ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं। P1 बराबर P2 हो जाता है, तो P1 का मान कितना है हमारा, N1 अपॉन V1 ST। बेटा P2 का मान कितना है, N2 अपॉन V2 ST। ST से ST कैंसिल, क्या बचेगा, N1 V1 बराबर N2 V2। और बेटा अभी यार हमने आपको पढ़ाया था C बराबर क्या होता है, N अपॉन V। तो C1 बराबर N1 अपॉन V1 और C2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 अपॉन V2। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं C1 बराबर C2। ठीक, यानी बेटा स्थिर ताप पर जिन विलयनों की सांद्रताएं समान होती हैं उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। ठीक है, अच्छा n बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार W अपॉन m। तो N1 बराबर W1 अपॉन M1 और N2 बराबर हो जाएगा बेटा W2 अपॉन M2। तो क्या हो जाएगा बताओ जरा इसका फॉर्मूला, W1 अपॉन M1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2 V2। तो हम ये भी बोल सकते हैं बेटा स्थिर ताप पर जिन विलयनों की मोलरताएं समान होती हैं, स्थिर ताप पर जिन विलयनों की मोलरताएं समान होती हैं, स्थिर ताप पर जिन विलयनों की सांद्रताएं समान होती हैं उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। ठीक है, 2-3 परिभाषाएं हो गई बेटा। अब सुनो मैं फिर समझाता हूं, एक बार ध्यान सुनो। हमें बताना है बेटा कि समपरासरी विलयन क्या होते हैं। स्थिर ताप पर वे विलयन जिनके परासरण दाब बेटा समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं समपरासरी विलयन। स्थिर ताप पर जिन विलयनों के बेटा परासरण दाब समान होते हैं उन्हें बोला जाता है समपरासरी विलयन। बेटा स्थिर ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं बेटा उन्हें हम बोलते हैं समपरासरी विलयन। आइए समझते हैं। माना कि हमने दो विलयन लिए बेटा जिनके परासरण दाब क्रमशः P1 व P2, आयतन क्रमशः V1 व V2 और बेटा मोलों की संख्या क्रमशः N1 तथा N2 है। ठीक है, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या क्रमशः N1 व N2 है। तो आदर्श विलयन समीकरण के अनुसार P1 V1 बराबर N1 ST, ऐसे P2 V2 बराबर N2 ST। बेटा यहाँ से हमने P1 का मान निकाला तो क्या हो गया, P1 बराबर N1 अपॉन V1 ST और यहाँ P2 का मान निकाला तो क्या हो जाएगा, P2 बराबर N2 अपॉन V2 ST। भी कह दो समीकरण नंबर 1 और 2, अगर इसे नहीं कहना चाह रहे बात एक ही है। ठीक, आप ये कह सकते हो समीकरण 1 बराबर 2 कर दिए, या कह दो परिभाषा के अनुसार स्थिर ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं। परासरण दाब मतलब P1 बराबर P2। बेटा P1 का मान क्या दिया गया, N1 अपॉन V1 ST। P2 का मान क्या दिया गया, N2 अपॉन V2 ST। बेटा ST से ST कैंसिल हो गया,
N1 अपॉन V1 बराबर क्या हो जाएगा N2 अपॉन V2। N1 अपॉन V1 बराबर क्या हो गया C, क्यों C बराबर N अपॉन V होता है, तो C बराबर क्या हो जाएगा N1 अपॉन V1, C2 बराबर N2 अपॉन V2। तो बेटा इसका मान रख दिया C1, इसका मान रख दिया C2। दूसरी परिभाषा बन गई बेटा, स्थिर ताप पर जिन विलयनों की सांद्रताएं समान होती हैं उन्हें हम कहते हैं समपराशरी विलयन। या बेटा स्थिर ताप पर जिन विलयनों की मोलरताएं समान होती है, मोलरता कैसे आ गया, मोल बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार, N1 बराबर W1 अपॉन M1, तो N2 बराबर W2 अपॉन M2। हमने वैल्यू पुट अप कर दी बेटा, किसकी जगह N की जगह, तो W1 अपॉन M1 V1 बराबर W2 अपॉन M2 V2। तो ये मोलरता का फॉर्मूला आ गया बेटा। तो हम लिख सकते हैं स्थिर ताप पर जिन विलयनों की मोलरताएं समान होती है बेटा उन्हें हम कहते हैं समपराशरी विलयन। बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। फिर समझना, स्थिर ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। At constant temperature, those solution which have the same osmotic pressure is known as the isotonic solutions। ठीक है बेटा, हम फिर बता दे रहे हैं, हमने माना कि दो सॉल्यूशन है, लेट अस कंसीडर देयर आर टू सॉल्यूशन हैविंग द ऑस्मोटिक प्रेशर रिस्पेक्टिवली P1 and P2, वॉल्यूम आर V1 and V2 respectively, and number of moles of solute are N1 and N2 respectively। Then by the ideal gas equation, ठीक है, क्या हो जाएगा P1 V1 बराबर N1ST, P2 V2 बराबर N2ST। बेटा यहाँ से P1 की वैल्यू निकाली तो P1 बराबर जाएगा N1 अपॉन V1ST, यहाँ जाएगा P2 बराबर N2 अपॉन V2ST। बेटा हम जानते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर सेम, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपने क्या करा P1 बराबर P2 कर दिया। P1 की वैल्यू N1 अपॉन V1ST है, P2 की वैल्यू N2 अपॉन V2ST, ST से ST कैंसिल, N1 अपॉन V1 बराबर N2 अपॉन V2, तो C बराबर जानते हैं N अपॉन V होता है, C1 बराबर N1 अपॉन V1 और C2 बराबर N2 अपॉन V2 रख दोगे तो बेटा हमारी इक्वेशन बन जाएगी C1 बराबर C2। तो बोल सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर जिन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन सेम होती है बेटा उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर जिन सॉल्यूशन की मोलैरिटी सेम होती है बेटा उन्हें बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा बेटा, एक चीज समझ में आ गई कि दोनों विलयनों की सांद्रताएं कैसी हैं, समान है। समान है तो क्या उनके बीच में परासरण क्रिया होगी, बिल्कुल नहीं होगी, कभी नहीं होगी बेटा। क्यों, क्योंकि दोनों की सांद्रताएं समान है। परासरण क्रिया तो बेटा तब होती है जब एक विलयन की सांद्रता ज्यादा हो और एक विलयन की सांद्रता कम हो, तब परासरण क्रिया चालू होती है। लेकिन यहाँ दोनों विलयनों की सांद्रताएं पहले से कैसी है बेटा, बिल्कुल समान है, इसलिए इनमें परासरण क्रिया संभव नहीं है। तो बेटा जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, समपरासरी विलयन होते हैं, उनकी सांद्रताएं समान होती हैं, और सांद्रताएं समान होती हैं बेटा इसलिए उनके बीच परासरण क्रिया संभव है ही नहीं। ठीक, समझ में आ गया सबको? अगर आपको ये समझ में आ गया है बेटा तो अब अपन लोग पढ़ लेते हैं अति परासरी विलयन और न्यून परासरी विलयन क्या होते हैं बेटा। हमें जानना है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किन्हें कहते हैं, अति परासरी विलयन और न्यून परासरी विलयन। बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात है, दो अब विलयन लिए आपने, क्या लिए, दो विलयन लिए, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है बेटा, जैसे ये पहला विलयन है हमारा और ये हमारा दूसरा विलयन है, हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा क्या, अति परासरी विलयन, ठीक, एवं न्यून परासरी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अति का मतलब अधिक, न्यून का मतलब कम। तो बेटा दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा, बेटा दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब बेटा अधिक होता है उसे हम कहते हैं अति परासरी विलयन। और दोनों विलयनों में से बेटा जिस विलयन का परासरण दाब बेटा कम होता है उसे हम कहते हैं न्यून परासरी विलयन। ठीक है बेटा, आप दो विलयन लीजिए, दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब ज्यादा होगा बेटा उसे आप बोलोगे अति परासरी विलयन, और जिस विलयन का परासरण दाब बेटा कम होगा उसे आप बोलोगे न्यून परासरी विलयन। बेटा दो सॉल्यूशंस में से जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा बेटा उसे अपन बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और बेटा उन सॉल्यूशंस में से जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसे बोलेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? तो अपने बेटा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक आपको क्लियर है। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं बेटा कि दो विलयन सॉरी बेटा हमने दो विलयन लिए
उन दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक है बेटा उसे आप बोलोगे अति परासरी विलयन, और जिस विलयन का परासरण दाब बेटा कम है उसे आप बोलोगे न्यून परासरी विलयन। बेटा तो एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं बेटा कि दो विलयन लिए आपने, दो सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो उसे अपन बोलेंगे अति परासरी विलयन, ठीक है। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब बेटा कम है उसे बोलोगे न्यून परासरी विलयन। दो सॉल्यूशंस में से जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा हाई है उसे आप बोलोगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और बेटा जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर लो है बेटा उसे अपन बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आप लोगों को बेटा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताएं, और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रखें जिससे आप लोगों को कोई भी किसी प्रकार से लॉकडाउन के समय में नुकसान ना हो पाए। धन्यवाद।